प्रिय साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को अपने बचपन की सहपाठी, अपनी सहेली प्रियंवदा का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। तो प्रियंवदा ने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त किया है। बिल्कुल सच्ची बात, सच्ची घटना उन्होंने बताई है और कहना चाहती हैं कि कुछ साल पहले मेरी एक सहेली ने सिर्फ 50 साल की उम्र पार की थी। लगभग 8 दिनों बाद वो एक बीमारी से पीड़ित हो गई थी और जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। और जिस सहेली बात कर रही हूँ, हम भी उनको जानते हैं, किरण पुरोहित उनका नाम है। तो बोलते हैं, ग्रुप में हमें एक शोक संदेश प्राप्त हुआ। क्या शोक संदेश प्राप्त हुआ? कि दुख की बात है, वो अब हमारे साथ नहीं है। RIP, रेस्ट इन पीस। तो 2 महीने बाद मैंने उसके पति को फ़ोन किया। ऐसे ही लगा कि बहुत परेशान होंगे, क्योंकि उनका ट्रेवल वाला जॉब था। अपनी मृत्यु तक मेरी सहेली सब कुछ देख लेती थी। घर में बच्चों की शिक्षा, वृद्ध ससुराल वालों को की देखभाल करना, उनकी बीमारी, रिश्तेदारों का प्रबंध करना, सब कुछ वो देख लेती थी। और हमेशा कहती रहती, मेरे घर को मेरे समय की ज़रूरत है। मेरे पति चाय कॉफ़ी भी नहीं बना पाते हैं। मेरे परिवार में मुझे हर चीज़ के लिए ज़रूरत है, लेकिन कोई भी मेरे द्वारा किए गए प्रयासों की परवाह नहीं करता है और मेरी सराहना भी नहीं करता है। सब मेरी मेहनत को नॉर्मल मान के चलते हैं। मैंने उसके पति को जानने के लिए फ़ोन किया कि क्या परिवार के सभी लोग ठीक है, क्या परिवार को किसी सहारे की ज़रूरत है। मुझे लगा उसके पति बहुत परेशान होंगे। अचानक से सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ रहा होगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ माता पिता, बच्चे, अपनी नौकरी, उस पर अकेलापन, कैसे होंगे बेचारे। फ़ोन कुछ समय के लिए बजा पर उठा नहीं। 1 घंटे बाद उन्होंने वापस कॉल किया और उन्होंने माफ़ी मांगी कि मेरे कॉल का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वो क्लब में टेनिस खेलने चले गए थे। अब वो प्रतिदिन 1 घंटा टेनिस खेलना उन्होंने शुरू कर दिया था और वो उन्होंने दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनका समय ठीक से गुजर जाए। यहाँ तक कि उन्होंने अपना ट्रांसफ़र भी करा लिया था, बदली करवा ली, कानपुर से लखनऊ चले गए और कि अब मुझे यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। घर पर सब ठीक है? मैंने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि एक रसोइया रख लिया है, थोड़ा और पैसा दे देंगे तो किराने की दुकान से सामान, साग सब्जी सब कुछ ला देता है। उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता के लिए फुल टाइम केयर टेकर, जो पूरी समय उनकी देखभाल कर सके, ऐसा उन्होंने एक नौकर रख लिया है। तो बोले कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बच्चे भी ठीक हैं, जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है। उन्होंने कहा, तो बोलती, जब उन्होंने ये कहा, मैं मुश्किल से 1-2 वाक्य बोल पाई और मेरी बात पूरी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी सहेली मेरे ख्यालों में आ रही थी। उसने अपनी सास की छोटी सी बीमारी के लिए हमारे स्कूल के जो 35 साल बाद पुनर्मिलन हो रहा था, उसको भी उसने छोड़ दिया था। वो अपनी भतीजी की शादी में भी नहीं गई, क्योंकि उसको अपने घर की मरम्मत के काम की देख रेख करनी थी। वो कई मज़ेदार पार्टियों को, फिल्मों को छोड़ती गई, चूक गई उससे, क्योंकि उसके बच्चों की परीक्षाएं थी, उसे खाना बनाना था, उसे अपने पति की ज़रूरतों का ख्याल रखना था। उसने हमेशा कुछ प्रशंसा और कुछ पहचान की तलाश की थी, जो उसे कभी नहीं मिली। आप मुझे उसका कहने को मन हो रहा है। बोलती, अब मेरा मन करता है कि मैं उसको जाकर कहूँ कि देखो, यहाँ कोई अपरिहार्य नहीं है और कोई किसी को कभी याद नहीं करता है, ना ही वो याद किया जाएगा। ये सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है। शायद ये सांत्वना है, या यूँ कहें कि हमारे समझाने का तरीका है कि आप दूसरों को खुद से पहले रखते हैं। वास्तव में ये आपका दिखावा है कि आप पहले नहीं हैं, क्योंकि देखो, जो आपसे प्यार करेगा वो आपको भी समय देगा। जैसे मेरे बच्चे हैं, मैं महीने भर के लिए माउंट आबू चली जाती हूँ अपने आश्रम,
तो अड़ोस पड़ोस वाले कहते घर को छोड़ चली जाती हो, बच्चों को छोड़ चली जाती हो, एक बार भी ये चिंता नहीं रहती कि आपका बेटा कैसे खाना बनाएगा या कैसे घर संभालेगा। तो मेरे बोलने से पहले मेरे बच्चे ही बोल देते हैं कि क्या मेरी माँ को खुश रहने का अधिकार नहीं है? पूरा जीवन उन्होंने अपने माता पिता के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए जिया। भगवान का भजन गाना चाहती हैं, आश्रम जाना चाहती हैं, नाचना कूदना चाहती हैं, तो क्या बुराई है? हमें कोई आपत्ति नहीं। आंटी आप क्यों परेशान हो रही हैं? क्यों? क्योंकि उनको मेरी खुशियों का ध्यान है, उन दोनों को मुझसे बेहद प्यार है। और सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि उसके मरने के बाद भी उन्होंने 2 नौकरानियाँ रख ली थी और घर ठीक से चल रहा था। इसलिए मन का ये वहम हटा दो कि मेरे बिना घर नहीं चलेगा। सभी महिलाओं को मेरा संदेश है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आप के लिए समय निकालें, अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहें, बात करें, हंसें और आनंद लें। अपने शौक़ पूरा करो, अपने जुनून को जियो, अपनी ज़िंदगी को जियो। कभी कभार उन चीज़ों को भी करें जो करने में हमें मज़ा आता है। दूसरों में अपनी खुशी मत देखो, तुम भी कुछ खुशियों की हकदार हो, क्योंकि अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम दूसरों को खुश कहाँ से कर सकती हो? हर किसी को आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको भी अपनी देखभाल और प्यार की ज़रूरत है। महिलाओं को उन अन्य महिलाओं की मदद करनी चाहिए और मार्गदर्शन करने के लिए आगे आना चाहिए जो अपने व्यक्तिगत तनाव को संभालने में असमर्थ हैं, और उन्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक हाथ आगे बढ़ाएं। खुद की मदद करें और जीवन को जीने लायक बनाएं। हम सभी पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन है और ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ये दोबारा नहीं मिलेगी। तो भाई ये हकीकत इन्होंने लिखा है कि 35 साल बाद हमारा पुनर्मिलन होने आ रहा था। सबने निश्चय किया था कि अपने स्कूल छोड़ने बाद हम सब लोग फिर से मिलेंगे। कानपुर में ग्रीन क्लब है होटल, तो वहाँ पे सबने मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन मैं भी नहीं गई थी उसमें क्योंकि मेरे पास भी जिम्मेदारियाँ थीं। लेकिन जैसा कि प्रियमदा ने लिखा कि अपने लिए भी जीना सीखो। हम हमेशा दूसरों के लिए जीते रहे, कभी पति की खुशी के लिए, कभी बच्चों की खुशी के लिए, कभी परिवार की खुशी के लिए, लेकिन क्या किसी ने सोचा कि इनको भी खुश रहने का अधिकार है? ये जीवन इनका भी तो है। तो हमें तो प्रियमदा का आर्टिकल, ये जिनकी सच्ची घटना है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं भी अपने शौक़ को पूरा करने का हमेशा प्रयास करती हूँ। आपने देखा मैं नाचती भी हूँ, गाती भी हूँ, कूदती हूँ, व्यायाम भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन मैंने दूसरों को दिया, लेकिन अब मैं खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करके इस संसार से जाना चाहती हूँ। तो आप लोग को प्रियमदा का ये आर्टिकल कैसा लगा? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।